हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट क्लास सेशन 2022 टू 2023। देखिए, बहुत सारे कमेंट आप लोग के आ चुके हैं, सर क्लास स्टार्ट कीजिए, बट बिकॉज ऑफ टाइम वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तो आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहे, ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइमली आप कंप्लीट कर सको और एक एक चीज़ को आप ढंग से समझ सको कि क्या क्या आपको किस तरह से आगे करना चाहिए। तो हर एक चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो मीनवाइल अगर आप लोगों का सिलेबस थोड़ा आगे पहुंच चुका है, अगर आप लोगों को आगे कोई और चैप्टर्स करने हैं तो चैप्टर्स देखो पिछले साल के सारे अपलोडेड हैं, तो इन बिटवीन आप वो देख सकते हैं। अब हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आपका डिलेटेड सिलेबस है उसको छोड़कर वो सारा का सारा सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियोज़ आपको मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली मिलती रहें, डेली मिलती रहें, एटलीस्ट स्टार्टिंग के दिनों में तो डेली मिलती रहें, ताकि जो हमारा बैकलॉग हो चुका है तो उसको हम ख़त्म कर सकें। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, सबसे पहला चैप्टर हमारा बनता है नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज एक नया कंसेप्ट लेकर आती है। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, समझने में आपको मज़ा आएगा, करने में भी आपको मज़ा आएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर ज़्यादातर। तो हर एक एक्सरसाइज जो होगी ना, आपको एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर रही है। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं, बढ़ते हैं अपने जो पहली एक्सरसाइज, पहला जो कंसेप्ट है उसके ऊपर। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, आज से हम बेसिक कंसेप्ट इसका बाद डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडुलो अर्थमेटिक। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मॉडुलर अर्थमेटिक। देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर नंबर्स रैप अराउंड। तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है आपके पास, रैप अराउंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैप अराउंड, पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, रैप अराउंड का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू तक जब आप पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से आप वापस आना स्टार्ट करते हैं। द परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ क्लॉक। जैसे हम क्लॉक में टाइम देखते हैं तो टाइम हमारे पास क्लॉक के अंदर नंबर्स कितने होते हैं, 12 नंबर्स तक होते हैं। तो जब आप ऐसे स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, आप 12 तक पहुँच जाते हो। 12 के बाद वहाँ पर 13 नहीं आता, 12 के बाद 13 नहीं आता, आप वापस फिर 1 पर आ जाते हो। अगर हम इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से बात करें तो वो जो 1 पर जब हम सुई आती है दोबारा, तो उसको हम काउंट करते हैं 13 आवर्स। चलो हम इंटरनेशनल क्लॉक भी ले लेते हैं। अगर हम 13 14 15 आवर्स इस तरह से चलते जाएंगे तो 24 आवर्स तक आ जाएंगे। अब 24 आवर्स के बाद 25th आवर्स तो नहीं होता ना एक दिन में। तो यानी यहाँ पर जो क्लॉक है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुँची, 12 तक पहुँची, और 12 के बाद फिर वो वापस रिवॉल्व होना स्टार्ट होगी, फिर उसे वापस 1 से स्टार्ट करना पड़ा। एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे आपका डी होता है, प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, जो सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है पूरा, जिसमें 360 डिग्री तक एंगल होते हैं। अगर आपको एंगल बनाना है 370 डिग्री का, 380 डिग्री का, तो कैसे बनाओगे? एंगल तो आपके पास मैक्सिमम 360 है, तो 360 आपने कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दिया, उसके बाद आपको 370 बनाना है। दैट मीन्स आपको 10 डिग्री का एंगल वहाँ पर बनाना है। अब 10 डिग्री का एंगल बनाने का जो यहाँ पर कंसेप्ट आया, यहाँ पर क्या हुआ, 360 डिग्री तक आपका जो पूरा का पूरा एंगल है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मॉडुलर अर्थमेटिक वहाँ पर लगा और आपने वापस रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब होता है रैप अराउंड सिस्टम आफ्टर रीचिंग ए गिवन फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स कॉल्ड मॉडुलस। अब जब आप उस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुँच जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर मॉडुलस, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम मॉडुलो। ठीक है, तो बच्चों आपने 10th क्लास के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा? याद है, नहीं याद है? बहुत से बच्चे तो भूल गए होंगे यार, 10th क्लास की बात है, कौन याद रखे। तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैं हूँ तो चिंता मत करो, आपको सब कुछ जो आप भूल चुके हो ना, सब कुछ एक एक करके याद दिलाता जाऊँगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी कि अगर हम किसी भी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर 2 इंटीजर और आते हैं, और वो 2 इंटीजर कौन से? एक होता है कोशेंट और एक होता है रिमाइंडर। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है, इस रिमाइंडर की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। याद है, नहीं याद है? स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवाइजर, बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।
यानी जो रिमाइंडर है ना आपका 0 हो सकता है, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कोई भी वैल्यू कहाँ तक, जो डिवाइज़र है उस डिवाइज़र से कम ही होना चाहिए, डिवाइज़र से कभी भी बड़ी वैल्यू नहीं बनेगी। तो अब इसी चीज़ को अगर हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक में लेकर आते हैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक होता है इसको हम अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर मॉड्यूलर अर्थमेटिक में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, ए मॉड बी इज इक्वल्स टू आर। अब क्योंकि मॉड्यूलर अर्थमेटिक जो होता है ये अर्थमेटिक रिमाइंडर भी होता है, तो इसमें आप सिर्फ रिमाइंडर को यूज़ करते हैं, क्वोशेंट का इसमें कोई काम नहीं है कि ए को हमने बी से डिवाइड किया और ये रिमाइंडर आ गया, क्वोशेंट कितना आया हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। जैसे मतलब आप कोई नंबर को लिखते हो, मान लो हमने एक नंबर लिया 17, इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं हम 3 से, तो हमने लिखा 3 5 15, तो 17 माइनस 15 2, तो इस तरह से डिवाइड करते हैं हम। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अगर हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है इसका 2। ये क्वोशेंट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, यहाँ पर इस चीज़ को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर जब आप डिवीज़न करेंगे तो कई बार आपको नेगेटिव नंबर को भी डिवाइड करना होगा। अब नेगेटिव नंबर को कैसे हम डिवाइड करते हैं, मान लो यही नंबर हमारे पास आ जाए -17 और इसको डिवाइड करना है 3 से, तो क्या जैसे हमने यहाँ पर अप्रोच करी है, क्या हम ऐसे ही कर सकते हैं कि 3 5 हमने लिखा यहाँ पर 15, अब फिर हमने इसमें से इसको माइनस किया। अब यहाँ पर क्या होता है, माइनस करना होता है। माइनस करने का मतलब है कि भाई 17 माइनस 5, इसका 17 माइनस 15, इसका मतलब यही तो होता है ना, अंडरस्टूड होता है, हम लिखते नहीं है माइनस साइन वहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर आप इसको करोगे -17 माइनस 15 तो आ जाएगा -32, रिमाइंडर चला गया आपका नेगेटिव। तो यानी ये कंसेप्ट यहाँ पर गलत हो रहा है। क्या गलती हो रही है, ये जो नंबर होता है ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए। तो अगर नंबर ये ऑलरेडी माइनस में है तो इससे छोटा जाने के लिए आपको माइनस में ही जाना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ -5 से तो -15 आ जाएगा। लेकिन क्या -15 -17 से छोटा होता है, नहीं होता। -15 -17 से बड़ा होता है। यानी आपको नेगेटिव साइड और थोड़ा सा जाना पड़ेगा। यानी यहाँ -5 की जगह पर आपको लिखना चाहिए यहाँ पर -6। यहाँ पर हम लेते हैं -6 और ये बन जाएगा हमारे पास -18। अब जब -17 में से आप -18 को डिवाइड करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। तो यानी इसको हम लिखेंगे -17 mod 3 इक्वल्स टू +1। जो रिमाइंडर है आपका वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, इन प्रोसेस हम कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे, इन प्रोसेस आपका रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो फाइनल आंसर आप छोड़ेंगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे। वो आगे क्वेश्चंस हम करेंगे, उसमें समझाऊंगा कैसे आपको करना है। तो ये तो बात होगी मॉडुलो अर्थमेटिक की। अब हम चलते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के ऊपर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो? तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कहता है ये लेट a एंड b एनी टू इंटीजर एंड n बी ए इंटीजर ग्रेटर देन 1। जो n इंटीजर होगा यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 1 से बड़ा होना चाहिए। देन a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ b मोडुलो n इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ a एंड b। अब ये सारी जो कहानी इसने लिखी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि अगर आप a कॉन्ग्रुएंट b लिखते हो, a कॉन्ग्रुएंट b mod n लिखते हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a माइनस बी का वैल्यू निकालो, यानी a और b का अगर आप डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस जो भी आएगा वो n से डिविजिबल होगा। अगर आप a माइनस बी की वैल्यू निकालोगे तो वो डिविजिबल बाय n होगी। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू के एन। के यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो उस इंटीजर के हिसाब से यहाँ पर आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल से वो समझ लेते हैं, परेशान बिल्कुल मत हो कि क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 15, ठीक है, 15 को हमने डिवाइड किया 7 से, और एक नंबर हमारे पास -6, इसको भी डिवाइड किया हमने 7 से। तो यहाँ पे देखो 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर आ गया 1। यहाँ पर आ गया 7 माइनस में जाएंगे तो -7, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो रिमाइंडर यहाँ भी 1 आ गया। अब यहाँ पर इसका भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। यहाँ पर 15 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, यहाँ पर -6 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से। यानी इन दोनों स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू -6 mod 7। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, -6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 7।
ऐसे भी आप लिख सकते हो। दोनों ही केस में क्या होगा कि जब आप इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर जाने पर 15 प्लस में 6 हो जाएगा 21, 21 7 से डिवाइड होगा। ऐसे यहाँ पर 15 को आप इधर लाओगे, -21 आएगा, -21 भी 7 से डिवाइड होगा, नेगेटिव में डिवाइड होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है। रिमाइंडर आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इस चीज़ को आप दोनों तरीके से ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पास कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन में मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें कहता है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब एक्स की जो वैल्यूज है वो आपको बतानी है। सेटिस्फाइंग एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 5। अब यहाँ से इसको आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। इस -12 को इधर लाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x -12 की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से डिविजिबल होगी। तो 5 से डिविजिबल होगी, इस फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं इसको 5k, वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -12 को उधर शिफ्ट किया हमने, तो x आ गया आपके पास 5k प्लस में 12। अब आप क्या करो, बारी बारी से k की वैल्यू रखते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर k की जगह 1, 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो, अगर k की वैल्यू 0 रखी हमने तो x की वैल्यू क्या आई, ये सारा 0 हो गया, 0 + 12 12 आ गया। अगर k की वैल्यू हम लेते हैं 1, तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस में 12 17। अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 5 10, 10 प्लस में 12 22। इस तरह से वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। अगर हम यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लस में लोगे आप। अगर हम माइनस रखते हैं तो ये हो जाएगा -5, तो 12 - 5 आ जाएगा 7। और अगर आप -2 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 प्लस में 12 यानी 2। तो ये आपके पास जैसे जैसे आप k की वैल्यू चेंज कर रहे हो, आपके पास x की वैल्यू आती जा रही है। अब जो x की वैल्यू जो इसने यहाँ पर पूछा, यहाँ पर इसने पूछा है सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, तो सेट की फॉर्म में आप लिख दो। सेट नहीं पूछा, सिंपल ये बोलता है कि व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ x, तो आप बिना सेट के लिख दो। मतलब सेट बनाने के लिए क्या करना है, बस ब्रेसेस लगानी है। तो 0 पर वैल्यू आई है 12, उसको यहाँ लिख लो। और पॉजिटिव जो वैल्यू बढ़ती जा रही है 17, फिर 22, इस तरह से बढ़ती जा रही है। नेगेटिव साइड आओगे तो 7 हो रही है पहले, फिर 2 आ रही है, इस तरह से वैल्यू आपकी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे, जिसमें आप x की वैल्यू, x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, तो इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेगी। वो क्वेश्चंस आगे करेंगे हम, तब और ज़्यादा इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस मॉडल इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। थोड़ा यहाँ थ्योरेटिकल बात आ जाती है। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि जो मॉडुलस है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या नहीं होता है, या सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव ये होता है या नहीं होता है। मैं आपको समझा देता हूँ प्रूव करके। क्वेश्चंस इसके आने के चांसेस ना के बराबर हैं कि भाई आपसे प्रूव करने को ये बोला जाए। तो जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, अगर आपको रिलेशंस का ध्यान हो थोड़ा सा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ए बी दो डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ पर आपको लेने होते हैं ए दोनों सेम एलिमेंट। जब सेम एलिमेंट लेंगे तो क्या वो इस रिलेशन को जस्टिफाई करेगा? अगर करेगा तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं करेगा तो नहीं है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए mod m, ये हो गया। ठीक है, कंडीशन वही रहेंगी, इंटीजर्स है वो ग्रेटर देन 1 है, वो सब वही रहेगा, तो बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें कंसेप्ट यूज़ करूँ, कॉन्ग्रुएंस मॉडल होगा तो a माइनस ए, तो a माइनस ए क्या हो गया 0, और 0 को आप डिवाइड कर सकते हो n से, a माइनस ए यानी 0 आएगा, और 0 जो है वो n से डिविजिबल होता है। अब 0 n से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, बस इतना ही बताना है हमें। तो आप यहाँ पर इतना बस दिखा दो कि भाई ए बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं,
सिमेट्रिक के लिए देखा जाता है कि अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है, ए बी रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब है क्या स्टेटमेंट आ रही है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। तो अगर हम इसको बी ए करें, यानी बी इधर कर दें ए इधर कर दें, तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखते हैं। इस बी को हम इधर लेके जाते हैं तो ये बन गया ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, तो माइनस कॉमन निकालने पर क्या होगा, बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा और इधर आ जाएगा ये माइनस के। अब के तो कैसा भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से ये भी शो हो रहा है कि जो बी ए माइनस ए आएगा वो भी एन से डिविजिबल है, यानी इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। अब ऐसा लिखने का मतलब है कि जो ए बी होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब ये रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब है ये बन जाएगा आपका सिमेट्रिक। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी हो गया, रह गया क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव में कहता है कि अगर आपके पास एक ये रिलेशन है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहां से आपके पास स्टेटमेंट आ गई ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, या इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू के एन। और बी सी, जब ट्रांजिटिव रिलेशन होता है तो हम तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी। ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हमें चेक करना होता है कि ए सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं है तो 11th का जो सेट्स रिलेशन है ना वो एक बार उठा के देख लेना, फिर उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे ऐसे, बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। तो ये आ गया आपके पास बी माइनस सी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर के इंटीजर लिया था, यहाँ कुछ और ले लेते हैं, यहाँ लैम्डा ले लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ना आप ऐड कर दो। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो माइनस बी से कैंसिल हो गया, ये आ गया ए माइनस सी, यहाँ से एन कॉमन आ गया, के प्लस लैम्डा इंटू में एन। यानी यहाँ से भी ये शो हो गया कि ए माइनस सी एन से डिवाइड हो रहा है। ये के प्लस लैम्डा जो भी आएगा, कोई भी इंटीजर आए, हमें उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन से हमें मतलब ही नहीं है कि इसके साथ में क्या आना है, 1 आना है, 2 आना है, -1 आना है, -2, उससे मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो डिवाइड यहाँ पर हो रहा है, तो ए माइनस सी, यानी इसको हम स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। तो ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट थी, ये भी स्टेटमेंट थी, तो इससे ए और सी में रिलेशन आ गया। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ए और सी है ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसके बिलोंग करने का मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है। अब कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसके ऐसे आने के चांस नहीं। हाँ, आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है वो इक्विवेलेंस होता है या नहीं होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक में कहता है आपके पास इक्विवेलेंस क्लास और द कॉन्ग्रुएंस क्लास। इसका क्या मतलब हुआ है, द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए मॉड एन। जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होती है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए मॉड एन, और सिम्बॉलिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है वही चीज़ें, बस घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछे जा रहा है। तो है वही चीज़ें कि ए मॉडुलो एन को अगर हम लिखेंगे तो बात वही है कि भाई बी माइनस ए इंटू में के एन। ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास जो भी टर्म्स दे रखी होंगी जिसका आपको मॉडुलो निकालना होगा, उस मॉडुलो के हिसाब से हम देखेंगे कि आपके पास जो टर्म्स आ रही है वो इससे मतलब डिविजिबल है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है। कहता फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5 ये आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब कि आपको ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। हम मान लेते हैं कि बी एक वैल्यू है, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। अब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5k।
अब 3 को आप इधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा 5k प्लस में 3। अब k की जो भी वैल्यू हमारी आती जाएगी उसके अंदर आप 3 को ऐड करते जाओगे तो आपके पास b की वैल्यू आती जाएगी। जैसे अभी पिछले हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो कंसेप्ट सेम वही है, बस लिखने का तरीका है थोड़ा सा वो डिफरेंट है, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आप k की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, इफ़ k इक्वल्स टू 0, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर आप k की जगह 1 पुट करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 प्लस 3 यानी 8। फिर k की जगह अगर आप 2 पुट करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू में 2 प्लस 3 यानी आ जाएगा 13। ऐसे अगर आप माइनस में पुट करते हो तो आ जाएगा आपके पास 5 इंटू -1 प्लस 3 यानी -2। k की वैल्यू अगर -2 पुट करते हो तो 5 इंटू -2 प्लस में 3 -7। तो इस तरह से आपके पास b की वैल्यू आती जाएगी। अब इक्विवेलेंस क्लास में इसको किस तरीके से लिखा जाता है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉडुलो 5, ये बड़ी वाली ब्रैकेट इसमें लगाते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू है 0 रखने पर हमारी वैल्यू क्या आई है, 3 आ गई। उसके बाद क्या हो रहा है, हमने 3 के अंदर एक बार प्लस कर रहे हैं और 3 के अंदर एक बार आप माइनस कर रहे हो, 3 को एक बार प्लस कर रहे हो, एक बार माइनस कर रहे हो। तो आप इसको मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस ये कैसे कि आपने पहले एक वैल्यू निकाल दी 3, 0 पुट करने से आपकी जो वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या होगा, आप 3 3 3 3 उसमें ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी उसमें आप 3 नहीं, जो यहाँ पर साथ में होगा यहाँ पर 5, वो आप ऐड करते जा रहे हो। तो आप अगली वैल्यू को लिख सकते हो ऐसे 3 + 5, यही करा हमने यहाँ पर 3 + 5। उससे जो अगली वैल्यू है उसमें क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 5 इंटू में 2 यानी 10। ऐसे इस साइड आप जितनी मर्जी वैल्यू बढ़ाते जाओ। और आप नेगेटिव साइड भी देख रहे हो तो वहाँ पर भी क्या कर रहे हो आप, अगर नेगेटिव साइड हम जा रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा -5, 3 - 5, तो प्लस के साथ यहाँ पर -5 भी हो रहा है, यहाँ पर -10 भी हो रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जो भी यहाँ पर आपके पास आता है, ये जो नंबर आता है, इसी को आपको प्लस करते हुए चलना है। पहले एक बार प्लस किया, फिर 2 बार किया, 2 बार करने का मतलब है 10 हो गया। फिर एक वैल्यू और लिखना चाहते हो तो वो क्या आएगी आपके पास, 3 ± 15। अगली वैल्यू लिखोगे 3 ± 20। इस तरह से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ निकाल सकते हो जब भी आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाएगी। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास, इसमें आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है, 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दे रखी है, 4 प्रॉपर्टी। कहता है a + b = c। अगर a + b का जो सम है वो c के बराबर है। क्या है, a + b का सम c के अगर बराबर है, तो अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में शिफ्ट करना चाहते हो तो कैसे आप लिखोगे, a मोडुलो n + b मोडुलो n इज कॉन्ग्रुएंट टू c मोडुलो n, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कहता है a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n। अगर a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो n है तो अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्लस कर रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड में भी वो प्लस कर देना है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो n है, c कॉन्ग्रुएंट d मोडुलो n है। 2 अलग अलग मोडुलो हैं, इन दोनों को आप इकट्ठा कर सकते हो। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, दोनों की राइट हैंड साइड को ऐड कर दो। ये n + n मत कर देना, ठीक है, n + n मत कर देना, कहीं n + n 2n कर दो, वो सेम ही रहता है मोडुलो n, यानी जो डिवाइजर है वो सेम रहेगा। यहाँ पर थर्ड में क्या कहता है कि भाई a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो n है, तो अगर आप दोनों का माइनस करते हो तो भी वो इसके कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आपसे पूछा गया है फाइंड 486 + 792 mod 12, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोनों को इकट्ठा करके दे रखा है, यानी आपको ये किस तरीके से दे रखा है, ये दोनों को आपने इस तरह से कर दिया। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बन गई इसमें, a + c और b + d मोडुलो n। तो हम यहाँ पर इसको ना अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करोगे तो क्या, कैसे आप इसको लिख सकते हो, ऐसे 486 मोडुलो 12 +
792 मॉडुलो 12। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको यहाँ पर इन दोनों नंबर को ऐड करके फिर इसका मॉडुलस निकालने के बजाय नंबर आपके पास थोड़े छोटे रहेंगे। इसको आप डिवाइड करेंगे 12 से, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, और डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आएगा रिमाइंडर, फिर उन दोनों को वापस ऐड कर देंगे। कैसे, देखो मान लो 486 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो 12 4 जा 48, 6 आपके पास छोटा नंबर बचेगा, यानी 6 रिमाइंडर आपके पास बचेगा। तो ये बन जाएगा 6 mod 12 प्लस इसको आप डिवाइड करते हो तो ये कितना बन गया, 12 6 जा 72, तो 9 माइनस 2 7, फिर 72, तो यहाँ से बनेगा आपके पास 0। अब वापस इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर दो, ये हो जाएगा 6 प्लस 0 mod 12। तो 6 प्लस 0 मतलब 6 आ गया, और 6 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 ही बचेगा, यानी 6 mod 12। तो जो आंसर है आपके पास वो आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर ये करने का हमें फ़ायदा क्या है। हम यहाँ पर इससे बढ़िया यही करते कि इन दोनों को हम ऐड कर लेते, ऐड करके सीधा 12 से डिवाइड कर देते, कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, आप ठीक कह रहे हो कि आपको एडिशन में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम रिमाइंड उस पर जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे या हम एक्सपोनेंट पे जाएंगे तो हमें फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वही है सेम जो हमने एडिशन में करी है, एडिशन की जगह बस यहाँ मल्टीप्लिकेशन लग गया। अगर मैं यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं मान लो सेम यहाँ पर लूँ 486 और 792, 486 इंटू 792, अब इसका निकालना आपको mod 12। अब अगर हम इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, इनको सेपरेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली यही करने की कोशिश करें जैसा आप अभी सोच रहे थे एडिशन में कि हम इन दोनों को सीधा ऐड कर दें या यहाँ पर इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई कोई छोटी तो है नहीं, टाइम लगेगा, तो इसलिए बेटर यहाँ पर क्या रहेगा कि आप इसको अलग अलग कर दो, 486 mod 12 प्लस और इंटू 792 mod 12। अब 486 को अगर आप 12 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास रिमाइंडर बच रहा था 6, ठीक है, यही बच रहा था ना, यहाँ पर तो 6 आ गया रिमाइंडर, और यहाँ पर जब आप डिवाइड कर रहे थे तो डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर बच रहा था 0। अब अगर मैं इन दोनों को वापस इकट्ठा करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 इंटू 0, तो आंसर क्या हुआ 0। 6 इंटू 0 mod 12, यानी आंसर आ गया इसमें आपके पास 0, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर 12 से डिवाइड करते तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ देखें, हमने अलग अलग करके करा तो बहुत आसान पड़ा। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि इन पर्टिकुलर 3 4 5 6 नंबर दे दिए कि इनको अगर हम डिवाइड करें किसी पर्टिकुलर नंबर से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो उन सब नंबर्स को अगर आप डिवाइड करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उन सब का मॉडुलस अलग अलग निकाल के बाद में छोटे छोटे नंबर्स आ जाएंगे, उनको आप इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा करके सीधा आपका मॉडुलस निकल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहता है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n देन a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k mod n। यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप पावर k इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर भी पावर k आएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस में हमें ये फ़ायदा करेगा। जैसे मान लो सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फाइंड 3 रेज टू पावर 16 mod 4, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली। अब आपको 3 रेज टू पावर 16 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सोचो यहाँ पर 3 को आपको 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन ही छोड़ दोगे सर हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना, क्योंकि 3 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। और 16 की जगह पावर अगर मैं 26 कर दूँ, 106 कर दूँ तो बिल्कुल ही फिर तो थोड़ा बहुत विचार होगा भी ना करने का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सर हम नहीं कर रहे हैं, 3 की पावर 106 कौन इतना मल्टीप्लाई करेगा, इतने में तो कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको इस प्रॉपर्टी से करने की कोशिश करेंगे तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप 3 की ना कोई पावर मिनिमम पावर से स्टार्ट करो, 3 की पावर मिनिमम से ऐसे स्टार्ट करो और कोशिश करो कि जब हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाए या -1 आ जाए। यहाँ पर रिमाइंडर में -1 आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इन प्रोसेस है, लास्ट में फाइनल में जाके हम जो रिमाइंडर है ना उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर ऐसा सोचूं कि मैं उसको 4 से डिवाइड करने जाऊँ
और थ्री की कुछ भी पावर हो, क्योंकि हमें 3 की पावर 16 करना है, तो 3 की पावर आप मिनिमम से स्टार्ट करो। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 9। 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 रेज़ टू पावर 2 यानी 9 हो गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। अगर 3 की पावर 2 यानी 9 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लिख सकते हैं ऐसे। अब रिमाइंडर 1 आते ही आपका क्वेश्चन लगा लो सॉल्व, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, आपका रिमाइंडर 1 आ जाए या -1 आ जाए, सबसे प्लस पॉइंट रहता है। अब देखो आपको 3 की पावर चाहिए 16। अब इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी लगाओ, एक्सपोनेंट वाली, कि यहाँ पर हमने पावर को इंक्रीज़ कर दिया 8, तो इधर भी इंक्रीज़ कर देते हैं 8। तो 3 की पावर ये बन गया 16, ये आ गया आपके पास 1। 1 की पावर 8 तो कितना भी कर लो, यानी अगर हम 3 की पावर 16 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 3 रेज़ टू पावर 16 mod 4 की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 1। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिमाइंडर माइनस में लेके करना चाहूँ तो भी कर सकते हैं। देखो 3 की पावर 1 लेते हैं हम, 3 की पावर 1 मतलब 3 हो गया। 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, अब 4 तो क्योंकि इससे बड़ा हो गया तो आगे तो आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो 4 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस नहीं +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया प्लस, रिमाइंडर आ गया माइनस। मेरे को रिमाइंडर 1 लाना है या -1 लाना है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर रिमाइंडर -1 आ गया, यानी 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर आ गया हमारा -1। अब मेरे को चाहिए 3 की पावर 16, तो अब यहाँ पर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो 3 की पावर 16 इधर भी हो गया, -1 इसकी पावर 16 इधर भी हो गया, आपके पास ये बच गया 1। तो रिमाइंडर आपका अपने आप पॉजिटिव हो गया। अगर नहीं भी होता पॉजिटिव तो हम एक स्टेप और लेके इसको पॉजिटिव कर देंगे। फाइनल आंसर जो रिमाइंडर का आएगा ना वो पॉजिटिव ही रखना है, उसको नेगेटिव बिल्कुल भी मत छोड़ देना, ठीक है। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज इसकी। इसके बाद हमारे पास बचता है यहाँ पर एडिशन मॉडुलो, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। एडिशन मॉडुलो में क्या कहता है कि अगर आपके पास a और b 2 नंबर हैं और आपको उसका एडिशन मॉडुलो निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी a + b mod n m के बराबर, अगर a + b की वैल्यू m से बड़ी है या बराबर है। यानी जो डिवाइज़र आ रहा है हमारा, डिवाइज़र से अगर ये बड़ी है तो हमारे पास ये आंसर आएगा, और अगर ये डिवाइज़र से छोटा है इन दोनों का सम, तो जो आंसर हमारा a + b को सम करने पर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम लिखें यहाँ पर फाइंड द एडिशन मॉडुलो 9 इफ़ a एंड b आर 4 एंड 12। हमें क्या करना है, a और b की जो वैल्यू है 4 और 12 है, और m आपका 9 है, इसके हिसाब से निकालना है। तो एडिशन मॉडुलो के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, 4 + में 12 16 आ रहा है, और 16 जो होगा वो 9 से बड़ा होता है, तो यानी ये वाली कंडीशन हमारी बन रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 एडिशन मॉडुलो ऑफ 9 12 इज इक्वल्स टू 4 + 12 मॉडुलो 9। अब 4 + 12 कितना हो गया, 16। अब 16 को अगर आप डिवाइड करोगे 9 से तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 7, तो हमारा आंसर आ गया 7। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐसे होते जो n से छोटे होते, मान लो a की वैल्यू 4 होती, b की वैल्यू 3 होती, तो a + b कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 तो 9 से ऑलरेडी छोटा है, तो उसको क्या डिवाइड करेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी a + b 4 + 3 7, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही सेम चीज़ आपको एडिशन मॉडुलो में करनी है, सेम चीज़ आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में करनी है, ठीक है, वही कंडीशन रहेंगी। अब जैसे मान लो यही नंबर हम लेते हैं 4 - 12, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मॉडुलो निकालना है, 4 - 9 एंड 12, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 4 - 12 mod 9। अब 4 - 12 आ गया -8, तो -8 mod 9। अब क्या हमने आंसर को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा नेगेटिव हो रहा है, तो इस नेगेटिव को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे करेंगे,
-8 को हम डिवाइड करेंगे अगर 9 से, तो कितना -1 पे चला गया, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिमाइंडर 1, यानी 4 - 12 मॉडर्नल 9 जो है इसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। ठीक है, सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होगी। अगर हम 4 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 12 4 जा 48। 48 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 4 मल्टीप्लिकेशन 9 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 × 12 mod 9। तो 4 12 जा 48 mod 9। तो 48 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 5 जा 45, तो 3 आपके पास रिमाइंडर बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन मॉडुलो, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, एक क्वेश्चन हमारा इसका CBSE सैम्पल पेपर में लास्ट ईयर आया था। ठीक है, एडिशन मॉडुलो का था शायद। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर उन दोनों का सम या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन m से बड़ा आ रहा है तो आपको इस फॉर्मेट में उनको लिखना है। ठीक है, अगर उनका सम या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन m से कम आ रहा है तो वही आपका आंसर है जो भी आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किया था 7, तो 7 ही हमारा आंसर आ गया। अगर हम माइनस करते तो 4 - 3 1, 1 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता क्योंकि AB का जो मल्टीप्लिकेशन है 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ रहा है, तो 12 को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करके देखेंगे, अगर वो मोड n से कम आ रहा है तो वही आपका आंसर है। अदरवाइज़ आपको जो पहले वाला फॉर्मेट है वैसे लिखना है और रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत इजीली आप इसके आंसर निकाल सकते हो। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही। और आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें कि किस किस तरह से हो रही हैं, और वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप कहने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया हुआ है, ताकि इस तरह का कंटेंट मैं आगे कोशिश करता रहूँ आगे, और आपको बेटर कंटेंट देने की कोशिश हम लगातार करते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।